ये लगभग 2 साल पहले हुआ, लेकिन मुझे आज भी कल ही की तरह महसूस होता है। मैं तब सीनियर हाई स्कूल में था जब मेरी सिंगल मॉम को फाइनेंशियली परेशानियां झेलनी पड़ी। इस चीज़ को देखते हुए मैंने आसपास अपने लिए कोई जॉब ढूंढने का फैसला किया। यहाँ सिर्फ एक ही जॉब थी जो फ्रेशर्स को मौका देती थी, और वो थी मैकडॉनल्ड्स। ये पैदल दूरी पर था, इसलिए मैंने बर्गर पलटने की अपनी आम गलतफहमी को दूर कर दिया और जल्द ही मैंने अपनी रेड और येलो यूनिफॉर्म को कलेक्ट कर दिया जॉब पर जाने के लिए। मुझे ये मेंशन करना चाहिए था कि एक के होने के चलते मैं फैशन करने में बहुत अच्छा हूँ। मैंने उस बोरिंग यूनिफॉर्म को एकदम बेस्ट तरीके से पहना। मैं सेम कपड़ों के साथ क्या कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की, जैसे थोड़ा बहुत मेकअप करना और इयररिंग्स पहनना। मुझे लगा मुझे कस्टमर्स से ऑर्डर लेते समय अच्छा दिखना जरूरी है, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लगभग एक हफ्ते बाद मुझे कस्टमर्स में पैटर्न समझ में आने लगा था। इसमें से कुछ गुस्से वाले और कुछ बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें एक आदमी था जिसे देखकर मैं सबसे परेशान हो जाता था। उसका नाम स्टीव था और वो मुझसे कुछ महीने ही बड़ा था। वो पतला और कद में छोटा था, इतना कि मैं उससे थोड़ा लंबा था। स्टीव लगातार बस काले कपड़ों में ही रहता था और एक मोटी आईलाइनर को लगाता था। उसके इस डार्क लुक के अनुसार वो मुझसे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली था, लेकिन जब मैकडॉनल्ड्स में भीड़ होती तो वो मुझसे अच्छे से पेश नहीं आता और गुस्से से मुझ पर चिल्ला भी देता था। लेकिन जब शॉप ज्यादातर खाली रहता तो वो मुझे अजीब तरीके से घूरता रहता और मेरे मेकअप की तारीफ करता, और साथ ही वो मुझे बताता कि मैं उसे कितना पसंद हूं। मैं उसके इन कमेंट्स पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था। वो बस मेरे लिए एक कस्टमर था जिसे मुझे खाना देना था, जिसे मुझे फूड सर्व करना था। वो रोज सुबह यहाँ ब्रेकफास्ट करने आता, लेकिन लगभग 1 महीने बाद उसकी ये रूटीन बंद हो गई और तब मैंने उसे उस डरावने रूप में देखा जिसमें मैंने कभी भी किसी और को नहीं देखा था। स्टीव मेरी शिफ्ट खत्म होने से ठीक पहले अंधेरे में शीशे से मुझे घूरता रहता। मैं पिछले दरवाजे से घर के लिए निकल जाता और पार्किंग एरिया के पास एक बार दोबारा उसे देखता। वो अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा रहता था। उसे पता था कि मैं हर रोज किस डायरेक्शन में घर की ओर जाता हूं, और वो हमेशा उसी जगह पर मोटरसाइकिल को पार्क किया करता था। और हर रोज वो एक स्क्रिप्ट की तरह मुझे अपनी मोटरसाइकिल में राइड ऑफर करता था, और मैं रोज इसे मना करते हुए वहां से निकल जाता। और यही चीज अब हर रोज होने लगी। अपनी बेवकूफ़ी के चलते मुझे स्टीव में कोई ज्यादा डरावनी चीज नहीं दिखी। उसके दुबले पतले शरीर के कारण हर रात की तरह उसने रोज की तरह मुझे राइड ऑफर की, लेकिन इस बार मैंने तुरंत उससे ना कहा और अपने रास्ते पर निकल गया। मैंने अभी 10 कदम भी नहीं चला था कि तभी मैंने पीछे से मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज सुनी और स्टीव बहुत तेजी से मेरे पास से निकल गया। उस रात जब मैं अपने घर में पहुंचा तो मैंने अपने दरवाजे पर एक नोट पड़ा हुआ देखा। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक अजीब से दिखने वाले इयररिंग्स थे। उस नोट पर स्टीव का साइन लिखा हुआ था। इस अजीब से इयररिंग्स के पीछे का इंटेंशन मुझे समझ में आ गया। वो मुझे बताना चाहता था कि वो मेरे घर का पता जानता है और मैं इसके बारे में अपनी मॉम को बताकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने जाकर इस बारे में अपने मैनेजर से बात की और उन्होंने मेरी बात को बहुत सीरियसली लिया और मेरे शिफ्ट्स को चेंज कर दिया ताकि मैं अंधेरे में घर ना जाऊं। इसके बाद से सब नॉर्मल हो गया और मैंने स्टीव को दोबारा नहीं देखा। एक रात मैं अपने घर पर था और मेरी मॉम आज एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर रही थी। तभी मैंने फ्रंट डोर से कुछ आवाज आती हुई सुनी। मैं जल्दी से उठा और दरवाजे के होल से बाहर देखने की कोशिश करने लगा। बाहर स्टीव खड़ा था और उसके इस डरावने चेहरे को एक बार फिर देखने के बाद मैं घबरा गया। मैंने इससे खुद डील करने के बजाय पुलिस को कॉल किया और सारी सिचुएशन समझाई बिना ज्यादा आवाज करते हुए, ताकि स्टीव इसे ना सुन सके। जब मैं पुलिस के आने का इंतजार कर रहा था, मैंने बाहर से स्टीव को मेरा नाम लेकर चिल्लाते हुए सुना
उसने कहा कि वो मुझसे इतना प्यार करेगा जितना यहां कोई नहीं कर सकता। उसके तुरंत बाद मेरे घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। जब स्टीव ने इसे देखा, उसने वहां से अपनी मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश की, लेकिन जब मैं घर से बाहर आया तो मैंने उसे अरेस्ट होते हुए देखा। उसने जाते हुए एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसने जब मेरी तरफ देखा तो मैं उसकी लाल आंखों में अपने लिए गुस्सा देख पा रहा था। पुलिस को उसके पास से जानलेवा हथियार मिले, और जो सबसे शॉकिंग बात मुझे पता चली वो ये थी कि वो बाइक असल में स्टीव की थी ही नहीं, बल्कि ये एक लड़की की थी जो अब मिसिंग है। और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डरा दिया वो ये था कि वो लड़की दरअसल उसी मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी जिसमें आज मैं काम करता हूं। मैंने अपना कॉलेज शुरू करने से पहले लगभग 1 साल तक उसी मैकडॉनल्ड्स में काम किया, और इस दौरान नए एम्प्लॉयज का मैं खुद ध्यान रखता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। लगभग 6 महीने पहले मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता था। मुझे नहीं लगा था कि मुझे जॉब की जरूरत थी, लेकिन मेरा 18th बर्थडे आ रहा था, इसलिए मेरी स्टेप मॉम ने यह जरूरी समझा कि मुझे मेरे पैसों को मैनेज करने आना चाहिए। शुरू में मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे मेरे पैसों को मैनेज करने में मजा आने लगा। उस वक्त मेरी ड्यूटी ड्राइव थ्रू पर थी, जो मुझे एक रोबोट की तरह फील करवाती थी। मुझसे एक स्क्रिप्ट को याद करवाया जाता था, जिसे मुझे बाहर खड़े कस्टमर के सेंसर दबाने पर अपने माइक्रोफोन से बात करने में इस्तेमाल करना था। एक सोशल पर्सनैलिटी होने के चलते मुझे इनपर्सनल पर्सनैलिटी की तरह रहना था, जिस कारण मुझे थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील होता था। उस रात मैं अपने कोवर्कर एलेविन के साथ काम कर रहा था। रात के 2 बज रहे थे और हमें ज्यादातर कस्टमर्स ड्रंक ही मिलते थे। उनमें से ज्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्हें जल्दी से मील चाहिए थी। एलेविन फ्रंट काउंटर पर बैठी थी जब उसने मुझे देखा और कहा, तुम बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो नेथन, तुम जाकर ड्राइव थ्रू में सो जाओ। मुझे नहीं लगता कि इतनी रात को कोई आएगा। वो सही थी, मैं आज के लंबे दिन से थक गया था और मुझे इस मौके को गंवाना नहीं था जहां मैं सो पाता। मैं जाकर ड्राइव थ्रू की चेयर पर बैठ गया और कैमरा स्क्रीन से बाहर देखने लगा। पार्किंग लॉट पूरी तरह से खाली पड़ा था और बाहर किसी के आने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं अपने ख्यालों में खो गया था जब मैंने बाहर से ऑर्डर के सिग्नल को देखा। मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है, आपका क्या ऑर्डर है? मुझे अपनी नींद से बाहर आकर यह समझने में समय लगा कि बाहर एक औरत खड़ी थी। वो थोड़ी करीब दिखाई दे रही थी, लेकिन बेघर नहीं, बस वो थोड़ी अजीब थी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और उसने एक ऑरेंज कलर का समर सूट पहन रखा था, जबकि बाहर जमा देने वाली ठंड थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों और प्लास्टिक नील्स को स्क्रीन पर रखा। उसने माइक पर बोलने की कोशिश की और मैंने जल्दी से अपने हेडसेट को सही किया ताकि मैं उसकी आवाज अच्छे से सुन सकूं। सॉरी मैम, क्या आप अंदर आकर ऑर्डर दे सकती हैं? यहां सिर्फ गाड़ियों के लिए ऑर्डर लिए जाते हैं। इतनी ठंड में बाहर से ऑर्डर देना बहुत अजीब बात थी। जब उसने मेरी आवाज को स्पीकर से आते हुए सुना तो उसने अपने सारे मोमेंट्स को रोक दिया और वो मेरी आवाज को गौर से सुनते हुए अपने चेहरे को स्क्रीन के पास ले आई और सीधा कैमरे की तरफ देखने लगी। मैं उसकी लंबी और गहरी सांसों को अपने हेडसेट में सुन पा रहा था। उसके स्क्रीन के बहुत करीब होने के कारण मैं बता सकता था कि वो एक मिडिल एज औरत थी। मैं अपने रिक्वेस्ट को एक बार दोबारा दोहराने वाला था जब उसने स्क्रीन से पीछे हटते हुए अपना चेहरा हाँ में मिलाया। इसके बाद मैंने उसे फ्रंट डोर की ओर जाते हुए देखा। मैं अपनी स्क्रीन से उसे स्टोर के अंदर जाते हुए देख पा रहा था। उसने अंदर जाकर एवेलिन से बात की। उस वक्त तक स्टोर लगभग खाली हो चुका था। उसने एवेलिन को ऑर्डर दिया और जाकर एक टेबल पर बैठ गई। मैं बहुत क्यूरियस था, इसलिए मैंने जाकर एलेविन से बात की और उससे पूछा कि वो औरत क्या मांग रही थी। एलेविन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा,
कि उस औरत ने मेरा नाम बताया और वो मेरी माँ होने का दावा कर रही थी। एक बात जो एवेलिन नहीं जानती थी कि मेरी मॉम बहुत पहले ही जा चुकी थी। जब मैं बहुत यंग था, उसने बताया कि उस औरत के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तो एवेलिन ने उसे बताया कि यहाँ इस नाम का कोई काम नहीं करता, और ये सुनने के बाद वो औरत यहां से चली गई। हालांकि कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा घबरा गया था। जब मैं अपनी सीट पर वापस आया और जैसे ही मैंने कैमरा देखा, मैं देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। तुम मुझसे छुप नहीं सकते, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। वो औरत वहां खड़ी थी और वो स्पीकर को जोर जोर से पीट रही थी। उसके चेहरे पर से गिरती हुई लार और गुस्से को देखने पर कोई भी उससे डर जाता, और तभी उसके हिलने की वजह से उसके सुनहरे बालों वाली विग नीचे गिर गई और मुझे उसका गोल और गंजा सिर दिखाई दे रहा था। मैं उसे स्क्रीन से इधर उधर भटकते हुए देख पा रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। मैं पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। तभी एवेलिन ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी और वो वहां पर आ गई। उस औरत को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर वो बहुत डर गई थी। हम एक शांत और छोटे से टाउन में रहते हैं और हमारे साथ पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उसने सभी दरवाजों को बंद कर दिया और पुलिस को कॉल किया, और मैं घबराते हुए उस औरत को देख रहा था। जल्द ही पुलिस वहां पर आ गई, लेकिन उनके आते ही उसने बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करना शुरू कर दिया। पुलिस के पास उसे अरेस्ट करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया। उस दिन मैंने बहुत मुश्किल से समय काटा और फाइनली 7 बज गए और दूसरे कोवर्कर्स के आने का समय हो गया। मुझे तब थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद मैं पार्किंग लॉट में आया और अपने ट्रक के अंदर बैठ गया और मैंने उसे स्टार्ट किया, बिना ये जाने कि मेरे ट्रक के आगे एक फिगर बैठा हुआ था। वो मेरे ट्रक से टकरा गया और मुझे ये समझते हुए ज्यादा समय नहीं लगा कि ये वही औरत थी। वो जल्दी से उठी और उसने मेरे ट्रक पर मुक्का मारना शुरू कर दिया। इस औरत के साथ कुछ गलत था और तभी उसने अपने विग को मेरे कार के शीशे पर दे मारा। मैंने वहां से निकलने में ज्यादा समय नहीं लगाया और जल्दी से अपने घर की तरफ निकल गया। एवेलिन ने उसके अगले दिन मुझे कॉल करके बताया कि उसने उस रात के पहले की कैमरा फुटेज को देखा था और उसने देखा कि उस औरत ने मेरे ट्रक पर बैठकर पेशाब किया था। ये बहुत ही गंदा था। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे अपने ट्रक में उसके नकली नेल्स का पेंट भी दिखाई दिया, लेकिन उस दिन के बाद से उस औरत को मैंने दोबारा नहीं देखा। लेकिन ये अब भी एक मिस्ट्री है कि उस औरत ने मुझे ही क्यों टारगेट किया। मैं अब हर दिन अपने ट्रक में जाने से पहले उसे चेक जरूर करता हूं। हेलो दोस्तों, अगर आप भी हमारी तरह और भी ऐसे हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो प्लीज फियर फिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं लगभग 17 साल की थी, मुझे अच्छे से याद है कि मेरा भाई अक्सर मेरे मॉम एंड डैड को पार्टी करने के लिए पैसे मांगकर अक्सर परेशान करता था, जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे खुद पैसे कमाने होंगे। हमारे इलाके में सबसे आसान और सबसे सुरक्षित जॉब थी मैकडॉनल्ड्स में काम करना। वहां वो अपने एक कलीग से मिला जिससे उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसे अपनी इस स्टोरी के लिए केविन बुलाना चाहूंगी। केविन एक अच्छा आदमी था और वो मेरे भाई से कुछ साल बड़ा था। उसका हमारे घर पर आना अब बहुत ही कॉमन हो चुका था। मुझे लगता है कि वो अपनी जॉब से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वो हमेशा अपनी यूनिफॉर्म में रहता था। वो दिखावे के मामले में विशिष्ट बेवकूफ था। वो एक मोटे फ्रेम वाला चश्मा पहनता था और अपनी त्वचा को खींचना उसकी एक नर्वस हैबिट थी। अपने व्यवहार के विपरीत केविन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना झलकती थी। वो बिना सोचे समझे बोलता था और हमेशा मजाकिया टिप्पणियां करता था। केविन ने जल्द ही अपने लिमिट से बाहर जाना शुरू कर दिया। ऐसा पहली बार तब हुआ था जब वो मेरे कमरे में बिना मेरी परमिशन के अंदर आ गया। उसने पोस्टर्स की तरफ देखते हुए मुझसे कहा, तुम्हारा म्यूजिक टेस्ट तो बहुत अच्छा है। उसने पोस्टर्स की तरफ देखते हुए मुझसे कहा, हालांकि मैं बस अपने डेस्क पर बैठकर कुछ स्केचेस बना रही थी। लेकिन उसका बिना बताए एक लड़की के रूम में आ जाना
जिसे वो अच्छे से जानता तक नहीं था, और खासकर वो हमारा मेहमान था। ये बदतमीजी थी और मैं नाराज थी। इसके बावजूद मैंने उसे थैंक यू बोला और रूम से बाहर जाने के लिए कहा। उसके कुछ दिन बाद उसने मुझे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन मैंने उसे पेंडिंग में छोड़ दिया। मैंने इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात की और उन्होंने मेरे भाई से बात की। इसके बाद केविन ने मुझसे बात करने की कोशिश करना बंद कर दिया, लेकिन वो अभी भी हमारे घर पर आता था। लेकिन इस दौरान उसके एटीट्यूड में कुछ बदलाव आ गया था, और अब जब भी वो मेरे पास से गुजरता था तो मुझसे एक शब्द भी नहीं कहता था और बस एक स्माइल देता था। एक दोपहर जब मैं गैस पर नूडल्स बना रही थी, तभी मेरा भाई और केविन काम से घर आ गए। उन्हें किचन से होकर गुजरना पड़ता मेरे भाई के कमरे तक जाने के लिए, जो बेसमेंट में था। मैंने हमेशा की तरह उन दोनों को हेलो कहा, लेकिन इस बार सिर्फ मेरे भाई ने जवाब दिया। जब वो दोनों जा रहे थे तो मैंने पीछे से उन्हें देखा और तब केविन ने मुझे एक डरावनी स्माइल दी। मैं अब अपने पेरेंट्स को या भाई को और कंप्लेंट्स नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं अपने रूम में वापस आ गई और उसे इग्नोर करने की कोशिश करने लगी, जो कि बहुत मुश्किल था जब तक कि वो हमारे घर में था। उसके कुछ घंटों बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, तुम किचन में बहुत अच्छी दिखती हो, तुम्हें हमारे साथ काम पर आना चाहिए। जैसे ही मैंने उसके मैसेज को पढ़ा, मैंने तुरंत उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसने मुझे और अकाउंट्स के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिसमें वो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग मैसेजेस भेजने लगा। मैं तुम्हें पालूंगा, कोई तुमसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। उसने मेरे सामने कभी एक शब्द भी नहीं कहा। वो अपने असली विचारों को दिन के आखिर में मैसेंजर के जरिए भेज रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके कितने अकाउंट्स को ब्लॉक करूं, वो हमेशा नए अकाउंट्स बनाता और मुझे परेशान करने की कोशिश करता। एक सुबह मैं जल्दी उठकर अपने रूम में म्यूजिक सुनते हुए ड्राइंग बना रही थी। जब गाना खत्म हुआ, मुझे मेरी खिड़की से आ रही सरसराहट सुनाई दी। यह पतझड़ का मौसम था और बाहर का आंगन पत्तों से ढका हुआ था, जिससे मुझे किसी के कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं उठी और मैंने खिड़की पर चेक करने से पहले म्यूजिक को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं पर्दे से झांकने वाली थी, तभी खिड़की खुली और बाहर से आती हुई हवा के कारण मेरे डेस्क से कुछ पेपर्स नीचे गिर गए। केविन खिड़की के बाहर था। जब उसने मुझे देखा तो उसने खुली हुई खिड़की से अपना पैर अंदर रखा। वो ड्रंक होने की एक्टिंग कर रहा था। उसने एक बहाना बनाते हुए मुझसे कहा, अब तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा था कि यहां से घुसने के लिए, क्योंकि मेरे फ्रंट डोर द्वारा आने से तुम्हारे पेरेंट्स उठ जाते। उसकी इस कहानी के सच होने का कोई चांस नहीं था और मैं उससे डर चुकी थी। वो मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था जब सब लोग सो रहे थे। जब मैंने उसे मेरे रूम के अंदर आते हुए देखा, मैंने पास से एक बड़ी पेंसिल उठाई और उसकी टांग में घुसा दिया और उसे उसकी टांग में घुसा दिया। उसकी टांग से खून बाहर आने लगा और मैंने लगातार उसके अंदर उस पेंसिल से मारना जारी रखा। मैं उसकी चीख और दर्द को भुलाकर बस उसकी टांग में पेंसिल को अपनी ताकत से मारती रही जब तक कि वो खिड़की से बाहर की ओर नहीं चला गया। मेरे पेरेंट्स उसकी चीख सुनकर मेरे रूम के अंदर आ गए और उन्होंने मुझे वैग्रे सिचुएशन में देखा। केविन दर्द में वहां से भाग गया और जो सबूत वहां बचे थे वो थे मेरे हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल और खिड़की पर लगा हुआ खून। हमने पुलिस को कॉल किया और उन्होंने जल्द ही उसे आसपास ढूंढने की कोशिश की और उन्होंने एक उल्टी पैदा करने वाली खबर पता की। वहां झाड़ियों में मैकडॉनल्ड्स का टेकअवे बैग पड़ा था। उसके अंदर एक आइटम थी जिससे आप किसी का मर्डर या किडनैपिंग कर सकें। ये बिल्कुल क्लियर था कि केविन ने इसे मुझे किडनैप करने के लिए यहाँ लाया था। ये बिल्कुल क्लियर था कि केविन ने इसे गूगल से ढूंढकर लिस्ट बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, रस्सी, क्लोरोफॉर्म, डक्ट टेप, पॉकेट नाइफ और कुछ खराब हुए चीज बर्गर्स। मेरे भाई ने मुझे बताया कि उसने कभी भी केविन को मेरे कमरे से आने की इजाज़त नहीं दी थी और उसने कुछ घंटे बाद ही अपनी जॉब छोड़ दी जब उसने केविन को लंगड़ाते हुए काम पर आते हुए देखा। मेरे पेरेंट्स ने केविन के खिलाफ एक केस फाइल किया। इसके 3 महीनों के बाद हमने उस घर को छोड़ दिया।
लेकिन आज भी मैं मैकडॉनल्ड्स के अंदर नहीं जाती, क्योंकि मुझे केविन को दोबारा मेरी खिड़की के बाहर नहीं देखना।